दोस्तों, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और चारों तरफ से लोकतंत्र से लेकर मीडिया और यहां तक कि चुनाव आयोग तक की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बेहद गंभीर मुद्दा है क्योंकि अगर किसी देश के इलेक्शन कमीशन को लेकर जनता में संदेह पैदा हो जाए तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में बिहार में पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर होना लोकतंत्र और मीडिया के साथ साथ चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आज हम बात करेंगे बिहार के इस सबसे ज्यादा चर्चित केस के बारे में जिसने पूरे देश की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। क्या है इस केस का पूरा सच? एफआईआर किसने और क्यों दर्ज कराई? शिकायतकर्ता किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है या किसी दबाव में आकर एफआईआर दर्ज कराई गई है? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग और पत्रकार की क्या भूमिका रही है। पूरा विश्लेषण करेंगे फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि मामला कब और कैसे शुरू हुआ। 24 जून 2025 को बिहार में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर नाम का प्रोग्राम शुरू किया जिसका मेन एम था बिहार की वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना। इसी बीच इस प्रोग्राम को लेकर सवाल उठने लगे और चुनाव आयोग की इस मुहिम की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम पहुंचे। 12 जुलाई 2025 को इसी सिलसिले में अजीत अंजुम ने बेगूसराय के बलिया ब्लॉक में रिपोर्टिंग की जहां बीएलओज वोटर डेटा की एंट्री कर रहे थे। जैसे इस ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई, पूरे देश में सनसनी फैल गई। वीडियो में दावा किया गया कि बिना डॉक्यूमेंट्स के अवैध तरीके से वोटर फॉर्म भरे जा रहे थे। अगले ही दिन 13 जुलाई को बीएलओ मोहम्मद अंसारुल हक की शिकायत पर अजीत अंजुमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिसमें सरकारी काम में बाधा डालना, अनाधिकृत प्रवेश, धार्मिक तनाव पैदा करना और आरपी एक्ट के उल्लंघन की धाराएं लगाई। पत्रकार पर की गई इस एफआईआर पर जब पूरे देश में सवाल उठने लगे और बिहार के प्रशासन से सवाल पूछे जाने लगे तो जिन आरोपों के तहत ये एफआईआर की गई है उसको लेकर प्रशासन ने अपनी सफाई दी और दावा किया कि अजीत अंजुम ने बिना अनुमति के लगभग 1 घंटे ब्लॉक सभागार में काम रुकवाए रखा, मुस्लिम मतदाताओं को परेशान करने वाली टिप्पणी की और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास किया। इसके अलावा वोटर डेटा पब्लिक किया जो आरपी एक्ट 1951 के खिलाफ है। कई सारी खबरों में एफआईआर दर्ज कराने वाले बीएलओ मोहम्मद अंसारुल हक को लेकर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने ये एफआईआर किसी दबाव में करवाई है, जबकि काफी देर इंटरनेट का डेटा खंगालने के बाद कोई ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें उनका किसी राजनीतिक पार्टी से सीधा कोई संबंध होता हो। ऐसे में घूम फिरकर सवाल वहीं खड़ा होता है कि क्या ये आरोप सही हैं? प्रशासन के आरोपों का खंडन करते हुए अजीत अंजुम ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि वीडियो स्टार्ट टू एंड अनएडिटेड है, कोई भी फैक्ट छिपा हुआ नहीं है और उन्होंने जनहित में मतदान सूची में हो रही अनियमितताओं को उजागर किया है। बीएलओ ने खुद बिना किसी दबाव के कैमरे पर बताया है कि 80% से ज्यादा फार्म बिना दस्तावेज के अपलोड हो रहे थे। वीडियो में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जो सांप्रदायिक नफरत पैदा करने वाला हो। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर डीजी पब और एडिटर्स गिल्ड जैसी मीडिया संस्थानों ने एफआईआर की कड़ी आलोचना की है और इसे रिपोर्टिंग की आजादी पर सीधा हमला बताया है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग कैसे शामिल हुआ। 24 जून को जारी किए गए एक निर्देश के तहत पूरे बिहार में बीएलओज को EF8 फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि सर प्रोग्राम एक रूटीन और संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन और डीएम पटना ने अजीत अंजुम की वीडियो पर सफाई देते हुए उसे भ्रामक और अधूरी जानकारी वाला बताया। इस योजना के तहत 51 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाने की योजना है, लेकिन 1 महीने का समय भी मिलेगा। अगर किसी को कोई आपत्ति या दावा दाखिल करना है तो उसके पास 1 महीने का समय रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और दावा किया गया है कि मतदाता सूची क्लीन अप को लेकर सारा विवाद खड़ा है। चारों तरफ से गिरते देख इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर नाम और बूथ नंबर दिए जाएं तो जांच होगी और जरूरत पड़े तो सुधार भी किया जाएगा। जबकि अजीत अंजुम की वीडियो में पूरा मामला बिल्कुल साफ है, नाम के साथ मौजूद दिख रहा है सब कुछ। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे निष्पक्ष होकर जांच करना तो सारे फैक्ट्स, सारे नाम, जगह का नाम, बूथ का नाम, सब कुछ उस वीडियो में अवेलेबल है। दोस्तों, कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि सरकार और सरकारी विभागों या संस्थानों की देश के प्रति जवाबदेही है और पत्रकार देश की जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। ऐसे में पत्रकार अजीत अंजुम ने जनहित में फैक्ट्स के साथ कुछ कमियों को उजागर किया जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष सांप्रदायिक उकसाव नहीं दिखाई पड़ता।
इलेक्शन कमीशन को प्रेस रिपोर्टिंग का दमन करने के बजाय इस सारे मुद्दे को संवाद और जांच के साथ सुलझाना चाहिए था। इसके अलावा अजीत अंजुम पर जिन गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है वो बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है और ऐसा लगता है कि सरकार से सवाल पूछने वालों के मुंह बंद करने के लिए पत्रकार पर ऐसी कार्रवाई की गई है, जबकि इस पूरे मामले का समाधान संवाद, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और सिविल प्रोसीजर के तहत किया जा सकता था, जिससे देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर देश के लोगों का भरोसा चुनाव आयोग और सरकार पर और अधिक बढ़ जाता। इस पूरे प्रकरण को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन को लोकतांत्रिक ढंग से काम करना चाहिए था, ना कि पत्रकार का दमन करके। अजीत अंजुम की वीडियो में किए गए दावों की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए थी, क्योंकि देश में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए मीडिया प्रतिनिधि की भागीदारी बेहद जरूरी होती है। फिर भी अगर प्रशासन को लगता था कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो सेक्शन 295A जैसी गंभीर धाराएं लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं दिख रहा है, बल्कि पत्रकार की जवाबदेही तय करने के लिए केवल प्रशासनिक उल्लंघन की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था। इसके अलावा भविष्य के लिए बीएलओ कैंपों में पारदर्शिता बढ़ाने का काम करना चाहिए और सीसीटीवी फीड या ऑल पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में डेमोक्रेसी और मीडिया की आज़ादी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। कमेंट करके बताएं आपकी नज़र में इस केस में सही कौन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।